हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ रही हैं लास्ट 1 ईयर में। देखिए हरियाणा पीसीएस में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 GB रमैया की। तो देखिए 1 GB रमैया जी को रिसेंटली पद्मश्री का अवार्ड मिला है। देखिए पद्मश्री जो है इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है। इन्होंने तेलंगाना में कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा ट्री सैपलिंग्स को लगाया है और वहाँ पे जो ग्रीन कवर है उसे इंक्रीज़ किया है। रिसेंटली तेलंगाना के गवर्नमेंट के बीच और जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है उनके बीच में भी हमें यहाँ पे एक टेंशन देखने को मिली अराउंड कंचा गच्चीबाउली रीजन, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है जहाँ पे जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो एक टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाए। ठीक है, और इंडिया आपको बता दें, अगर इंडिया जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है जो कि रियो समिट मेनली जो सबसे पहले 1992 में हुई थी उसका पार्ट है। और यहाँ पे इंडिया की कमिटमेंट्स हैं नेट ज़ीरो लॉस ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया, यानी ऐसे एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा मिलती है उन्हें इंडिया प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है। अब बात कर लेते हैं जो दरीपल्ली रमैया जी हैं। इन्हें वन्यजीवी रमैया या फिर चीतला रमैया भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये एक सोशल वर्कर भी हैं जो तेलंगाना में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम इनकी ग्रास रूट अप्रोच की बात करें तो इन्होंने साइकिल पर घूम घूम कर गाँव-गाँव जाकर कई सारे पेड़ों को लगाया और एक कैंपेन भी चलाया जिसका नाम था वृक्ष रक्षा अभियान, यानी ट्री प्रोटेक्शन कैंपेन। इनका ये मानना था कि देखिए इन्होंने जो मोटो फॉलो किया यहाँ पे वृक्षा रक्षति रक्षता, यानी अगर आप पेड़ों को प्रोटेक्ट करेंगे तो पेड़ भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और रिसेंटली 2025 में ही इनका देहांत भी हुआ है और इन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इनकी लेगेसी ये अपने पीछे छोड़ के गए हैं ये हमें यहाँ पे ज़रूर से याद रखनी है और इसे मुझे लगता है इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए हमें अपनी अपनी लाइफ्स के अंदर जहाँ भी हमें मौका मिले, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट, तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जयंत नार्लिकर। देखिए जयंत नार्लिकर जो हैं वो वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, जिनकी एज थी 86 और पुणे में ये रहने वाले थे। देखिए एस्ट्रोफिजिक्स वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टार्स और प्लैनेट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो इन्हें अगर हम बात करें तो ये एक कॉस्मोलॉजी भी थे, यानी कॉस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी वहाँ पे क्या कौन से प्लैनेट पे किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इस तरह की जो स्टडीज़ करते हैं वो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ IUCA पुणे में। ही ऑल्सो डेवलप इनटू अ ग्लोबली रिकग्नाइज सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये जो इंस्टीट्यूट है पुणे में इन्होंने स्टार्ट किया था और ग्लोबली भी इसे रिकग्नाइज किया जाता है एज अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। इन्हों हम कह सकते हैं कि को डेवलप की थी इन्होंने स्टेडी स्टेट ऑफ मॉडल ऑफ द यूनिवर्स विद फ्रेड होली। देखिए स्टेडी स्टेट मॉडल है यूनिवर्स की ओरिजिन की थ्योरी को बताता है, यानी स्टेडी स्टेट का मतलब कि यूनिवर्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, बल्कि जो अगर हम बात करें जो बिग बैंग थ्योरी है ये डोमिनेंटली जो थिंकर्स हैं उनके बीच में ये थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्टेड है रेदर देन स्टेडी स्टेट थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में ये था कि पहले एक गैस का नेबुला था जो पूरे यूनिवर्स में था, फिर एक बिग बैंग यानी एक बिग ब्लास्ट होता है, फिर वहीं से टुकड़े टुकड़े होकर अर्थ और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बन जाते हैं और जो वो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1965 में, फिर पद्म विभूषण इन्हें मिला 2004 में। इन्हें यूनेस्को कलिंग प्राइज से भी का अवार्ड मिला हुआ है। उसके अलावा प्रिक्स जूलियस जेनसन अवार्ड भी इन्हें 2004 में मिला था। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मतलब स्टडीज़ के साथ साथ डिफरेंट वर्क भी पब्लिश किए थे, जिनमें एक साइंस फिक्शन स्टोरी है जिसका नाम है धूमकेतु। देखिए धूमकेतु एक वो उल्का पिंड आप बोल सकते हैं या फिर एक एस्टर। इसी के साथ इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम था चार नग्नतले माजे विश्वा, जिसे साहित्य अकादमी प्राइज़ भी मिला है रिसेंटली। MR श्रीनिवासन जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के,
और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के उनका भी रिसेंटली अभी देहांत हुआ है। उन्होंने 1955 में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने स्टार्ट जब करना काम शुरू किया तो डॉक्टर होमी जे भाभा के साथ उन्होंने काम किया, जो कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका नाम था अप्सरा, उसके ऊपर इन्होंने डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर काम किया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल प्रोजेक्ट इंजीनियर इन 1955 फॉर तारापुर। तारापुर का जो फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है तारापुर है महाराष्ट्र में। इस तरह के लोकेशन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तारापुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है वो। लेटर ही बिकेम द चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफ मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट स्टेशन एज वेल इन 1967। इसके बाद में ये चेयरमैन रहे थे न्यूक्लियर पावर बोर्ड के 1984 में, जिन्होंने इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं उनको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प की थी। और 1987 में इन्हें चेयरमैन बनाया गया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, और बाद में ये फाउंडर रहे थे NPCIL के, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनकी लीडरशिप के अंदर ही 18 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स इंडिया में डेवलप किए गए। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2015 के अंदर फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज़ न्यूक्लियर एंड एनर्जी प्रोग्राम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है अहिल्या बाई होलकर। तो रिसेंटली जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहाँ पे 300th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की उन्होंने अहिल्या बाई होलकर जी की। उसी पे इन्होंने एक कॉइन को रिलीज़ किया और एक स्टैम्प भी रिलीज़ की इनके ऑनर के लिए। देखिए जो अहिल्या बाई होलकर थी वो होलकर एक मराठा राज्य का पार्ट था, उसकी वो क्वीन थी। इन्हें याद किया जाता है कि पीपल सेंट्रिक, जब इनके राज्य में इन्होंने पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाई, इन्होंने इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और स्पेशली वुमेंस के राइट्स के लिए यहाँ पे काम किया। उन्होंने जो वुमेंस वीवर थी, जो कपड़ा बनाने का काम किया करती थी, उन्हें यहाँ पे प्रोत्साहित किया, और महेश्वरी साड़ी जो कि इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो यहाँ पे बनाई जाती थी। उन्होंने आर्मी को भी लीड किया, कई बैटल्स उन्होंने जीते मालवा रीजन के लिए। इन्होंने जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज किया, सपोर्ट किया। काशी विश्वनाथ मंदिर है जो वाराणसी का, ठीक है, और साथ ही साथ जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात का, दोनों ही मंदिरों को इन्होंने रेनोवेट करवाया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं वो है विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती। तो ये हैदराबाद के एक टीनेजर हैं जिन्होंने रिसेंटली 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट किया है, यानी पूरे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट 7 समिट हैं उन सभी पे जाके ये इंडिया का झंडा फहरा के आ चुके हैं। इससे पहले जो जॉर्डन रोमारो थे वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट किया था। तब उनकी एज 15 ईयर्स और 5 मंथ्स थी, और जो विश्वनाथ कार्तिकेय हैं उनकी एज 16 ईयर्स है। फर्स्ट प्रपोज कंप्लीटेड बाय रिचर्ड बास। अगर हम बात करें, ये जो चैलेंज है 1985 में शुरू किया गया था, और जो सबसे पहले पर्सन थे वो थे रिचर्ड बास जिन्होंने इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट किया था। देखिए सबसे जो 7 हाईएस्ट पीक हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे जो हाईएस्ट है वो तो माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया में है। इसके अलावा अकांकागुआ है जो कि साउथ अमेरिका में है। दानेली है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। एल्बरूस यूरोप में है। विंसोन मस्जिद ये अंटार्कटिका की है। आइदर माउंट कोजाक्सकोस और उंचकाक जया, ये जो पिरामिड हैं ये ओशनिया के जो आइलैंड्स हैं उनमें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आप ये जो माउंटेन्स हैं इनकी लोकेशंस भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आखिर 7 समिट चैलेंज है क्या ये भी इम्पॉर्टेंट है। और रिसेंटली जो इंडियन विश्वनाथ कार्तिकेय हैं जो इंडियन सिटीजन है उन्होंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी पढ़ेंगे वो है विनायक दामोदर सावरकर जी। इनका जो जन्म हुआ तो वो भागुर विलेज नासिक महाराष्ट्र में 1883 में हुआ था। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी को फाउंड किया 1904 में, और आर्म स्ट्रगल को लीड किया था फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। इन्होंने फ्री इंडियन सोसाइटी भी सेटअप की थी 1906 में लंदन में, ताकि इंडियंस को मोबिलाइज किया जा सके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 के रिवोल्ट पे लिखी गई बुक थी। उनको सिडिशन के अंडर चार्ज किया गया था यहाँ पे, फिर उन्हें
50 ईयर की जेल यानी सज़ा सुनाई गई थी इम्प्रिजनमेंट की। इनका जो कैंपेन था वो इन्होंने अनटचेबिलिटी को ये बिल्कुल भी अनटचेबिलिटी में मानते नहीं थे। इन्होंने पतित पावन मंदिर जो कि दलित्स को यहाँ पे दलित जो प्रीस्ट हैं उन मंदिरों में यहाँ पे पूजा किया करते थे, ये इनका एक इनिशिएटिव था। ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। इन्होंने पॉलिटिकली अगर हम बात करें, जो ब्रिटिश में जो क्रिप्स मिशन आया था और वेवल प्लान आया था, उनके डिस्कशंस में भी इनका पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट था। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और जिसमें बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ प्रमोट की थी। और इन्हें जो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई थी, ये इम्प्रिजन में भी, यानी आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस में इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, विनायक दामोदर सावरकर जी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। देखिए, आज जो हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे बनाते हैं जो कि आता है 29 जून को, वो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महालनोबिस की अगर हम बात करें तो इनकी जो अप्रोच थी वो मल्टी डायमेंशनल जनरेशनल, यानी डिफरेंट आइडियाज़ यहाँ पे जनरेट करने की थी। इन्होंने पॉइंट पी फ्रॉम मीन ऑफ डी, इस तरह की जो डिस्कवरीज हैं उनके ऊपर इन्होंने काम किया था। और थीम जो इस साल का है वो है 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, मेकिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे इज प्रोवाइडिंग टाइमली एंड रिलायबल स्टेटिस्टिक डाटा डिसीजन मेकिंग फॉर द गवर्नेंस। अब देखिए, जो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है यहाँ पे ये CPI को कैलकुलेट करता है, जो बताता है कि कितनी इन्फ्लेशन है अभी कंट्री में। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये कंपाइल करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी को कैसे चलाना है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी डेटा के ऊपर रिलाई करती है। इसके साथ साथ इन्होंने जो मेजरमेंट की हैं वो डिस्टेंस रिलेटिव टू सेंट्रोइड है, यानी डिफरेंट चीज़ों में स्टैटिस्टिक में इन्होंने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया है, मल्टीवेरिएट डेटा के ऊपर। और जो इनकी थ्योरीज हैं वो काफ़ी एविडेंस बेस्ड रही हैं। 2007 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डेजिग्नेट किया था 29 जून को कि वहाँ पे हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाए जाएंगे इन ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग के लिए रिकग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है श्री आमंता शंकरदेव। ये 15th सेंचुरी के सेंट रिफॉर्मर हैं, जिनको बोला जाता है कि आलीपुखारी नागांव असम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक स्वर्ण धर्म की जो रीति है उसको यहाँ पे फाउंड किया था। नियो वैष्णवाइट मूवमेंट इन्होंने शुरू किया यहाँ पे, और ये जो लॉर्ड कृष्णा है उनके डिवोटी थे। इन्होंने कीर्तन घोष को यहाँ पे कंपोज किया। डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो कि असमीज लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इन्होंने गुणमाला जो किताब है उसको लिखा है। इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि भगवता पुराण से इंस्पायर्ड हैं। इन्होंने अंकिया नाथ, अ फॉर्म ऑफ वन एक्ट प्ले कंबाइनिंग विद डांस, म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग, तो ये एक इन्होंने आर्ट फॉर्म भी यहाँ पे डेवलप की है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है पंडित चन्नूलाल मिश्रा जी। तो जो पंडित चन्नूलाल मिश्रा जी हैं, इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने मतलब ठुमरी में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। ठुमरी गाई जाती है। हाँ, तो ये ठुमरी के सिंगर रहे हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट। जब आप आइए, ही फाउंड हिज वॉइस ऑन द घाट्स ऑफ बनारस, यानी बनारस के घाट पर इन्होंने गाना गाना शुरू किया था। धीरे धीरे ठुमरी के साथ साथ इन्होंने किराना और जो बनारस के घराना हैं उनका जो स्टाइल है वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया था। इन्हें रिसेंटली पद्म विभूषण भी दिया गया है, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठुमरी के साथ साथ इन्हें ख्याल, चैती और होरी भी गाने में रुचि थी। इन्होंने उस्ताद अब्दुल गनी खान के अंदर अपनी जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट की, और ये ठाकुर जयदेव सिंह जी से भी इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो रिसेंटली 500th बर्थ एनिवर्सरी तुलसीदास जी की सेलिब्रेट की
की गई है चित्रकूट में। तुलसीदास जी के लिए अगर हम इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जो कि बोला जाता है कि इन्होंने गंगा के घाट पे लिखकर यहाँ पे उसे लिखा था, वाराणसी के घाट पर। और जो रामचरितमानस है ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है, और रामचरितमानस को यूनेस्को की वर्ल्ड ऑफ मेमोरी वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली ब्रजभाषा में लिखी हैं। और अगर मेजर काम की बात करें तो गीतावली है, दोहावली है, जनक मंगल है, पार्वती मंगल है, बरवई है और हनुमान चालीसा भी इन्होंने कंपोज की हैं। तुलसीदास जी को हम एक राइटर बोल सकते हैं, एक रिफॉर्मर बोल सकते हैं, फिलोसोफर बोल सकते हैं, जो कि रामनंदी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो है विट्ठल भाई पटेल जी। तो ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस कोमेमोरेट 100 ईयर्स, यानी आज से 100 साल पहले ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो विट्ठल भाई पटेल जी जिसके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे वो हुई थी। ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के भी मेंबर थे, और फिर बाद में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि 1918 में बनी उसमें भी ये मेंबर रहे थे। इन्होंने स्वराज पार्टी के फाउंड करने में हेल्प की थी, जो कि 1922 में इंडिया में फाउंड की गई। और इनके जो दूसरे साथी थे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में वो थे मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास, जिन्होंने इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए। कुछ टाइम के लिए ये मेयर भी रहे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इन 1923, और फिर इन्होंने सिविक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भी अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जुबीन गर्ग की। देखिए जुबीन गर्ग असम से बिलोंग करते हैं, जो कि एक कल्चरल आइकन रहे हैं, और 52 की एज में इनकी डेथ हो गई इन सिंगापुर। तो ये एक सिंगर रहे हैं, सॉन्ग राइटर रहे हैं, कंपोजर रहे हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, एक्टर्स रहे हैं और फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, और एक फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं। यानी जो आप एक आर्टिस्ट के बारे में सोच सकते हैं वो सभी काम ये यहाँ पे किया करते थे। यानी इन्होंने आर्ट को ही अपनी लाइफ बनाया था, और ये असम में आप बोल सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर थे। तो इनका नाम आपको ज़रूर से याद रखना है कि वो कौन सी स्टेट को ये बिलोंग करते थे। और इनकी जो वर्क है, इनके वर्क सिर्फ असमी भाषा में नहीं बल्कि बंगाली में भी हैं, हिंदी फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया और उन इंडस्ट्रीज़ में भी इन्होंने काम किया। अगर इनके टॉप 10 मोस्ट फेमस सॉन्ग्स की बात की जाए तो उसे जुबीन गर्ग फ्रॉम बोथ रीजनल और बॉलीवुड म्यूजिक के बारे में बोला जा सकता है। अब देखिए ये कुछ सॉन्ग्स के नाम है, वैसे देखिए स्टेट पीसेस में आपसे सॉन्ग्स नहीं पूछे जाएंगे, बट अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप इन सॉन्ग्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सॉन्ग यहाँ पे कंपोज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है धर्मेंद्र जी की। तो रिसेंटली ही जो धर्मेंद्र जी हैं वो भी 89 की उम्र में उनकी डेथ हो गई यहाँ पे। बट देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनकी डेथ होगी, बल्कि जैसे जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उन्हें पोस्टमसली यानी उनकी डेथ के बाद यहाँ पे पद्म विभूषण दिया, जो 2026 का रिपब्लिक डे था उसी की लिस्ट में भी इनका नाम शामिल था। इससे पहले उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, जो कि इन्हें 2012 में मिला था। अगर हम बात करें तो जो इंडिया की कुछ नहीं बहुत सारी फेमस फिल्मों में इन्होंने काम किया है, बट जो मेजर फिल्में जैसे शोले हैं, फूल और पत्थर, इन फिल्मों में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है शिवराज पाटिल जी, जिनका भी अभी रिसेंटली ही देहांत हुआ है। ये लोकसभा के 10th स्पीकर थे बिटवीन 1991 से लेकर 1996 तक। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में भी सर्व किया है। ये यूनियन होम मिनिस्टर भी रहे 2004 से लेकर 2008 तक। और इन्हीं के टाइम पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी यानी 26/11 का टेरर अटैक हुआ था इन्हीं के टाइम पे मुंबई में। इसके अलावा जो हमारे ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो है रामानुजन। अगर आप इनको जानते हैं, रामानुजन एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने बहुत सारी इक्वेशंस के ऊपर काम किया। इनकी जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन थी जिसमें मॉड्यूलर इक्वेशन है, इन्होंने 1/π अंडर पाई पावरफुल मेथड्स के ऊपर काम किया।
जिनके ऊपर अभी जो रिसेंट कंप्यूटर्स हैं उनकी एल्गोरिदम बेस है, जिसको पाई 2 ट्रिलियन डिजिट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो फिज़िक्स है उसके ऊपर भी काफ़ी सारा काम किया है। इन्होंने सिस्टम ऑफ फेज ट्रांजिशन जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स माने जाते हैं, जैसे टर्बुलेंट फ्लूइड हो गई या उनकी कंडीशन हो गई, उनकी एनालॉगस कंडीशन हो गई, एक्सपेंडिव यूनिवर्स हो गया, यानी फिज़िक्स और मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। रामानुजन को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन मिरर फ्रेमवर्क रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी के और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।